अध्याय 10 राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम संपूर्ण मानव जाति के लिए विध्वंसकारी और दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुए थे। इस युद्ध में विशाल पैमाने पर जन व धन का विनाश हुआ था। सभी देशों की जनता युद्ध बंद करने तथा विश्व में शांति स्थापना के लिए आतुर हो उठी। युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विभिन्न देशों की समस्याओं को हल करने, विजित देशों के साथ संधियां करने तथा विश्व में स्थायी रूप से शांति स्थापना का मार्ग खोजने के लिए सन 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की विशेष इच्छा थी कि समस्याओं का समाधान गुप्त संधियों द्वारा नहीं बल्कि खुले रूप से पारस्परिक बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। उसने शांति सम्मेलन के सदस्यों के सम्मुख अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके अंतिम सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित थे। मित्र राष्ट्रों ने ये सुझाव दिया कि राष्ट्र संघ की स्थापना, संगठन व संविधान पृथक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, किंतु विल्सन ने राष्ट्र संघ को पेरिस संधि का अभिन्न अंग बनाए जाने पर विशेष बल दिया। अंततोगत्वा मित्र राष्ट्रों को विल्सन का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और राष्ट्र संघ को पेरिस की संधि में सम्मिलित कर लिया गया। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, पेरिस सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन करना था। ये उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि राष्ट्र संघ की स्थापना संभव हो सकी। राष्ट्र संघ का संविधान। संविधान का निर्माण विल्सन की अध्यक्षता में गठित 19 प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा किया गया था। संविधान का प्रारूप स्वयं विल्सन ने तैयार किया था, किंतु उसके कानूनी मिसविदे को ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया। इस संविधान में कुल 26 धाराएं थीं, जिन्हें पेरिस संधि में भी सम्मिलित किया गया था। इनमें से 10वीं, 12वीं और 16वीं धाराएं विशेष महत्वपूर्ण थीं। 10वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों ने एक दूसरे राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वचन दिया, जबकि 12वीं धारा के अनुसार सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये निश्चय किया कि वे अपनी समस्याओं पर परस्पर बातचीत व बैठकों के द्वारा हल निकालने की कोशिश करेंगे तथा वे किसी भी स्थिति में युद्ध के तरीके को नहीं अपनाएंगे। पृष्ठ 123। संविधान की 16वीं धारा के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई सदस्य राष्ट्र संघ की मर्यादा व संविधान का उल्लंघन करके युद्ध की घोषणा करेगा तो संघ के सभी सदस्य उस राष्ट्र का सम्मिलित रूप से विरोध करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र संघ की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। नंबर 1, भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना में वृद्धि करना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था व सुविधा की भावना उत्पन्न करना। नंबर 4, पेरिस शांति सम्मेलन में संपन्न की गई संधियों के निर्णयों को लागू करना। यद्यपि राष्ट्र संघ के सभी चारों उद्देश्यों का महत्व समान था, तथापि प्रथम उद्देश्य अर्थात युद्ध की संभावना को समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया था। राष्ट्र संघ का संगठन। संविधान की प्रथम 7 धाराओं में राष्ट्र संघ की सदस्यता एवं संगठन संबंधी नियमों का विवेचन किया गया था। उन सभी शक्तियों को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई थी जिन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त तटस्थ देशों को भी संघ का सदस्य बनाया गया। प्रारंभ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, रूस आदि पराजित देशों को संघ के सदस्यों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, किंतु भविष्य में कुछ शर्तों के साथ इन्हें सदस्य बनाए जाने की व्यवस्था संविधान में की गई थी। इस प्रकार प्रारंभ में केवल 16 सदस्य देशों ने राष्ट्र संघ के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये व्यवस्था की गई थी कि किसी नए देश को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करने से पूर्व असेंबली के 2/3 मतों का समर्थन आवश्यक था। इसी प्रकार काउंसिल के सर्वसम्मत निर्णय से किसी भी देश को संघ की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार संघ की सदस्यता छोड़ देने के इच्छुक देशों को कम से कम 2 वर्ष पूर्व नोटिस देना पड़ता था। सन 1920 में संघ के 27 सदस्य थे, जबकि सन 1925 में ये संख्या बढ़कर 55 हो गई। राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मुख्य अंगों का गठन किया गया था। नंबर 1, असेंबली। ये राष्ट्र संघ का मुख्य अंग था। सभी सदस्य देशों को अनिवार्य रूप से असेंबली की सदस्यता प्रदान की गई थी। असेंबली में प्रत्येक देश के अधिकतम प्रतिनिधियों की संख्या 3 होती थी, किंतु प्रत्येक देश को केवल 1 मत देने का अधिकार था। इस प्रकार असेंबली में प्रत्येक देश की समान स्थिति होती थी। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती थी।
इसे अपने अध्यक्ष या सभापति चुनने का अधिकार था। बैठक में अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। असेंबली के सदस्यों के 2/3 भाग द्वारा स्वीकृति दिए बिना किसी नए राष्ट्र को संघ का सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। विश्व शांति से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना, बजट को स्वीकार करना, काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को नियुक्त करना असेंबली का प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 2, काउंसलिंग। राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी को काउंसिलिंग की संज्ञा प्रदान की गई थी। ये 9 सदस्यों की एक छोटी समिति थी जिसके सदस्य 2 भागों में विभाजित थे, स्थायी सदस्य तथा अस्थायी सदस्य। पृष्ठ 124। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली व जापान को काउंसिल का स्थायी सदस्य घोषित किया गया था, किंतु अमेरिका द्वारा राष्ट्र संघ की सदस्यता को स्वीकार न करने के कारण स्थायी सदस्यों की संख्या 4 रह गई। इसके अतिरिक्त 4 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन असेंबली द्वारा किया गया। इस प्रकार प्रथम 2 वर्ष तक काउंसिल के सदस्यों की संख्या 8 थी, किंतु कालांतर में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। अस्थायी सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता था तथा उनमें से 1/3 सदस्यों को प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। काउंसिल के अधिकार असीमित व महत्वपूर्ण थे। वो राष्ट्र संघ के संविधान के उल्लंघन तथा पेरिस संधि की शर्तों की अवहेलना के आरोप में किसी भी सदस्य देश को राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित कर सकती थी। राष्ट्र संघ के संविधान की रक्षा हेतु आक्रामक देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार भी काउंसिल को प्राप्त था। इस समिति का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करना, डेजिंग तथा सार प्रदेशों का प्रशासन संभालना, मेडेंट व्यवस्था के विषय में विभिन्न देशों की रिपोर्टों पर विचार करना, शस्त्रीकरण की भावना को कम करना तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना था। नंबर 3, सचिवालय। सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया था। इसके सर्वोच्च अधिकारी को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति काउंसिल द्वारा की जाती थी। विश्व के लगभग 50 देशों के लगभग 750 सदस्यों को सचिवालय के कार्य करने के लिए रखा गया था। सचिवालय में कुल 11 विभाग थे तथा प्रत्येक विभाग की देखरेख के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। सचिवालय का मुख्य कार्य असेंबली व काउंसिल की बैठकों में विचाराधीन मामलों की सूची तैयार करना, बैठकों की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करना तथा समझौते व संधियों के प्रकाशन की व्यवस्था करना था। वो संधियों में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव भी दे सकता था। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय की स्थापना 20 दिसंबर 1920 को हेग में की गई थी। प्रारंभ में 11 जजों की नियुक्तियां की गई थी, किंतु कालांतर में ये संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। जजों का कार्यकाल 9 वर्ष निश्चित किया गया। उन्हें असेंबली तथा काउंसिल की संयुक्त सहमति से नियुक्त किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते के अर्थ व उद्देश्य की व्याख्या करना, विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों पर कानूनी सलाह देना, राष्ट्र संघ के संविधान की व्याख्या करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के विषय में असेंबली व काउंसिल को सलाह देना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्य कार्यालय भी जिनेवा में स्थापित किया गया। राष्ट्र संघ के सदस्य अपनी इच्छा से इस संगठन के सदस्य बन सकते थे। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति को सुधारना तथा पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए कार्य करने की उपयुक्त तथा मानवीय दशाओं को उपलब्ध कराना था। कार्य करने की दृष्टि से श्रम संगठन को 3 विभागों में विभक्त किया गया था। नंबर 1 सामान्य सभा, नंबर 2 कार्यकारिणी, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। पृष्ठ 125। राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। राष्ट्र संघ की स्थापना युद्ध की संभावना को टालने, पारस्परिक बातचीत द्वारा समस्याओं को सुलझाने तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस संस्था ने कुछ क्षेत्रों में महान सफलता प्राप्त की, किंतु कालांतर में उसे अपने आधारभूत उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल सकी। राष्ट्र संघ का इतिहास सफलता व असफलता के मध्य संघर्ष का इतिहास है। राजनीतिक उपलब्धियां। राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद कुछ वर्षों तक इस संस्था ने विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों को सुलझाकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक क्षेत्र में इस संस्था ने निम्नलिखित विवादों व समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया। उत्तरी साइलेशिया का विवाद। सन 1921 में उत्तरी साइलेशिया में जनमत संग्रह किया गया, किंतु इसी मध्य सीमाबंदी के प्रश्न पर पोलैंड व जर्मनी में मतभेद उत्पन्न हो गया, किंतु राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से विवाद का कुशलतापूर्वक समाधान किया गया। अल्बानिया का विवाद। इस वर्ष युगोस्लाविया व यूनान के मध्य अल्बानिया की सीमाबंदी के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया।
दोनों में युद्ध की संभावना बढ़ गई, किंतु राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। यूनान व बल्गेरिया का विवाद। सन 1925 में सीमाबंदी के प्रश्न पर यूनान ने बल्गेरिया पर आक्रमण कर दिया। इस संपूर्ण मामले को तुरंत राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी संस्था काउंसिल ने यूनान के इस कृत्य की कटु आलोचना की तथा यूनान को तुरंत सेना हटाने का आदेश दिया। संघ ने यूनान को संविधान की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में उसके आर्थिक व व्यापारिक बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी। राष्ट्र संघ के इस दृढ़ व कठोर निर्णय के कारण यूनान भयभीत हो गया और उसने बल्गेरिया से सेनाओं को हटा लिया। पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया का विवाद। सन 1922 में पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया के मध्य सीमाबंदी के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया। राष्ट्र संघ ने इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत एक कमीशन को नियुक्त किया, जिसने सफलतापूर्वक व शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या को सुलझा लिया। लेटिशिया का विवाद। सन 1922 की संधि के अनुसार दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू राज्य ने लेटिशिया का नगर कोलंबिया को दे दिया था। सन 1933 में पेरू ने कोलंबिया पर आक्रमण करके लेटिशिया पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया और समस्या को हल करने के लिए एक कमीशन भेज दिया। कमीशन के प्रयत्नों से पेरू व कोलंबिया का युद्ध बंद हो गया और दोनों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार लेटिशिया नगर पर कोलंबिया का अधिकार स्वीकार किया गया। मेंटेन व्यवस्था का प्रारंभ। ये राष्ट्र संघ की महान उपलब्धि थी। मेंटेन व्यवस्था के आधार पर जर्मनी, टर्की तथा अन्य देश जो युद्ध में पराजित हो गए थे के उपनिवेशों का विभाजन विजयी देशों के मध्य किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में ये एक नवीन व्यवस्था थी। इसके अनुसार प्रत्येक देश को अपने उपनिवेशों की जनता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के विषय में एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती थी। वास्तव में उपनिवेशों की जनता के शोषण को रोकने की दिशा में मेंटेन व्यवस्था एक प्रभावशाली विधि सिद्ध हुई। पृष्ठ 126। सार क्षेत्र के मामले में सफलता। वर्साय संधि की शर्तों के अनुसार सार क्षेत्र 15 वर्ष के लिए राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया था। इस क्षेत्र की कोयले की खानों के प्रयोग करने का अधिकार फ्रांस को प्राप्त हो गया। संधि की शर्तों में ये स्पष्ट किया गया था कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद सार क्षेत्र की भावी राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा। अतः सन 1935 में सार क्षेत्र की जनता का जनमत लिया गया। यहाँ के निवासियों ने जर्मनी के साथ विलय की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार मार्च 1935 में ये क्षेत्र जर्मनी को दे दिया गया। सामाजिक व जनोपयोगी उपलब्धियां। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक व मानव जीवन के क्षेत्रों में भी अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी, जो इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्र संघ का ये सर्वप्रमुख तथा महान कार्य था। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों से प्रत्येक देश का सामाजिक व राजनीतिक जीवन प्रभावित हुआ था। इसके अतिरिक्त ही समाजवाद की भावना का प्रसार भी संपूर्ण यूरोप में तीव्र गति से हुआ था। समाजवादी नेताओं ने यूरोपीय देशों की सरकारों के समक्ष उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग प्रस्तुत की। उन्होंने श्रमिकों से पूंजीपतियों व मिल मालिकों के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों पर ट्रेड यूनियनों का गठन किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में श्रमिकों की सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त सुधार हो गया और विभिन्न देशों की सरकारों ने भी श्रमिकों के राजनीतिक व सामाजिक महत्व को मान्यता प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आयोजित किए गए पेरिस शांति सम्मेलन में राजनीतिज्ञों ने श्रमिकों के हित के लिए रचनात्मक कदम उठाने का निश्चय किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना इसी उद्देश्य के फलस्वरूप की गई थी। इस संगठन को राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। इसने श्रमिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया। इतना ही नहीं, इस संगठन ने पूंजीपतियों व श्रमिकों के संघर्ष को कम करने तथा श्रमिकों के आर्थिक व सामाजिक शोषण को रोकने में सफलता प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा उनके शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के तत्वावधान में स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक तथा अन्य खतरनाक व संक्रामक रोगों के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करके राष्ट्र संघ ने मानव जाति की बहुमूल्य सेवा की थी। अवैध व्यापार पर प्रतिबंध।
उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों तथा प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए भी सफल प्रयास किए थे। पृष्ठ 127। राष्ट्र संघ की असफलताएं। पूर्व पंक्तियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र संघ ने राजनीतिक, सामाजिक एवं जन कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थीं, किंतु युद्ध के खतरे को समाप्त करने तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना करने में राष्ट्र संघ को सफलता न मिल सकी। राजनीतिक क्षेत्र में इस संस्था की सफलता अस्थायी सिद्ध हुई। बड़ी शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में भी राष्ट्र संघ सफल नहीं हुआ। इसकी मुख्य असफलताएं इस प्रकार से थीं। विल्ना का विवाद। विल्ना नगर लिथुएनिया के अधिकार में था, किंतु सन 1920 में पोलैंड ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। लिथुएनिया ने न्याय के लिए राष्ट्रसंघ से हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी काउंसिल ने इस विवाद को सुलझाने का पूरा प्रयास किया, किंतु इसी मध्य फ्रांस की सरकार ने इस मामले में पोलैंड को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, फ्रांस व इटली ने संयुक्त रूप से घोषणा करके वियना पर पोलैंड के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इन शक्तियों का ये कार्य राष्ट्र संघ के संविधान के सर्वथा विपरीत था। बड़ी शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्तक्षेप करने के कारण राष्ट्र संघ वियना के विवाद को सुलझाने में सफल नहीं हो सका। कोरफ्यू द्वीप की समस्या। ये विवाद यूनान व इटली के मध्य उत्पन्न हुआ था। सन 1923 में यूनान तथा अल्बानिया के मध्य सीमाबंदी के कार्य को कर रहे इटली के एक प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई। इटली ने इस हत्या का आरोप यूनान पर लगाया तथा उसने यूनान के इस हत्याकांड के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की। यूनान ने इटली की मांग को ठुकरा दिया और संपूर्ण मामले को राष्ट्र संघ के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। इसी मध्य इटली ने कोरफ्यू के द्वीप पर बमबारी करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इटली ने राष्ट्र संघ को इस मामले में रुचि न लेने की धमकी भी दे दी। इससे भयभीत होकर राष्ट्र संघ ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली और इसे राजदूतों की समिति को सौंप दिया। फलस्वरूप इटली यूनान से क्षतिपूर्ति लेने में सफल हो गया। इस घटना ने राष्ट्र संघ की कमजोरी एवं अकर्मण्यता को सिद्ध कर दिया। मेमल का विवाद। वर्साय की संधि से पूर्व मेमल के बंदरगाह पर जर्मनी का अधिकार था, किंतु इस संधि के द्वारा मेमल पर राष्ट्र संघ का संरक्षण स्वीकार किया गया और इसके प्रशासन का अधिकार एक फ्रांसीसी कमिश्नर को दे दिया गया। सन 1923 में लिथुएनिया ने अवैध रूप से मेमल के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ ने लिथुएनिया के असंवैधानिक कृत्य की कटु आलोचना की, किंतु ये संगठन लिथुएनिया के विरुद्ध कोई प्रभावी, रचनात्मक व ठोस कदम नहीं उठा सका। मेमेल में रहने वाले जर्मनी जात के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान करके राष्ट्रसंघ ने संतोष कर लिया। इस प्रकार ये घटना राष्ट्रसंघ के दुर्भाग्यपूर्ण असफलता थी। मंचूरिया पर जापान का आक्रमण। मंचूरिया एक धनी देश था। वहाँ पर कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि की खानें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं। इस देश पर जापान और रूस अधिकार करना चाहते थे। सन 1905 में रूस जापान संधि के अनुसार जापान को दक्षिण मंचूरिया रेलवे की सुरक्षा हेतु 15,000 सैनिक भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया था। सन 1931 में चीन के कुछ सैनिकों ने उक्त रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा एक जापानी कमांडर की हत्या कर दी। इस घटना से क्षुब्ध होकर जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन ने इस मामले को राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु जापान ने इसकी कोई चिंता नहीं की। पृष्ठ 128। उसने मंचूरिया के एक बड़े भाग पर अधिकार करके वहां एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। जापान ने ये घोषणा भी कर दी कि उसका उद्देश्य चीन की आक्रामक कार्यवाही से स्वयं की रक्षा करना था। चीन की अपील के आधार पर राष्ट्रसंघ ने ब्रिटिश प्रतिनिधि लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में एक कमीशन मंचूरिया की समस्या का अध्ययन करने के लिए भेजा। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की कि मंचूरिया में राष्ट्रसंघ की देखरेख में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की जाए। लॉर्ड लिटन ने अपनी रिपोर्ट में जापान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और उसने जापान को युद्ध प्रारंभ करने के लिए जापान को दोषी नहीं ठहराया। लॉर्ड लिटन के इस उदार दृष्टिकोण के कारण राष्ट्रसंघ जापान की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सका। संघ की असफलता के कारण चीन को जापान के साथ एक संधि करनी पड़ी। सन 1933 में जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रसंघ के अस्तित्व पर यह तीव्र आघात था। अबिसिनिया पर इटली की विजय। बहुत लंबे समय से इटली अबिसिनिया पर अधिकार करने का इच्छुक था, क्योंकि इस राज्य में इटली के अनेक हित निहित थे। सन 1935 में सीमाबंदी के प्रश्न पर इटली व अबिसिनिया के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया। इटली के तानाशाह मुसोलिनी
ने अबिसिनिया के विरुद्ध आक्रमण करने की घोषणा की। मुसोलिनी का ये कार्य राष्ट्र संघ के अस्तित्व के लिए खतरे का स्पष्ट संकेत था। इटली की गणना विश्व की महान शक्तियों में की जाती थी। उसने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तथा राष्ट्र संघ की सदस्यता को स्वीकार किया था। अतः इटली जैसे राष्ट्र द्वारा राष्ट्र संघ के संविधान का उल्लंघन करना राष्ट्र संघ के अस्तित्व के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध इटली का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से अबिसिनिया के मामले में इटली का पक्ष लिया। राष्ट्र संघ ने युद्ध के खतरे को टालने का बहुत प्रयास किया, किंतु मुसोलिनी अबिसिनिया पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। उसने स्पष्ट घोषणा कर दी कि उसकी सेना अबिसिनिया पर विजय प्राप्त किए बिना वापस नहीं लौटेगी। राष्ट्र संघ ने इटली को आक्रामक देश घोषित कर दिया। संघ के संविधान की 16वीं धारा के अनुसार इटली पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, किंतु मुसोलिनी राष्ट्र संघ की इस घोषणा से चिंतित नहीं हुआ। उसकी सेना निरंतर अबिसिनिया की तरफ बढ़ती गई और मई 1936 में संपूर्ण अबिसिनिया का इटली पर अधिकार हो गया। राष्ट्र संघ इस मामले में कोई प्रतिरोधात्मक कार्यवाही नहीं कर सका। फ्रांस और इंग्लैंड ने अबिसिनिया पर इटली की विजय को मान्यता प्रदान की। इस घटना के फलस्वरूप राष्ट्र संघ का अस्तित्व तथा सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत खतरे में पड़ गया। किसी राज्य को अब राष्ट्र संघ की शक्ति तथा कार्यक्षमता पर विश्वास नहीं रहा। स्पेन का गृह युद्ध। सन 1936 में स्पेन में गणतंत्रवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रतिक्रियावादियों का नेतृत्व जनरल फ्रैंको कर रहा था, जिसे जर्मनी व इटली के तानाशाहों क्रमशः हिटलर व मुसोलिनी का संपूर्ण समर्थन प्राप्त था। युद्ध में प्रतिक्रियावादियों की विजय हुई और गणतंत्रवादियों का दमन कर दिया गया। इस मामले में भी राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सका। हिटलर एवं राष्ट्र संघ। पेरिस के शांति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों के साथ कठोर व अमानवीय व्यवहार किया गया। उसे वर्साई संधि की कठोर शर्तों को स्वीकार करने के लिए मित्र राष्ट्रों के अनुचित दबाव डालकर विवश किया गया। जर्मनी की जनता वर्साई की संधि में हुए अपमान का बदला लेना चाहती थी। नाजी पार्टी का नेता हिटलर भी वर्साई संधि का कट्टर विरोधी था। पृष्ठ 129। ये प्रथम विश्व युद्ध में हुई जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाहता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए, जिनके फलस्वरूप राष्ट्र संघ के अस्तित्व को गहरा आघात पहुंचा। नंबर 1, सन 1933 में जर्मनी ने राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। नंबर 2, सन 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि की धाराओं का उल्लंघन करके जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू कर दिया। नंबर 3, सन 1936 में हिटलर ने राइन क्षेत्र में जर्मन सेना को भेज दिया। उसका ये कार्य वर्साई संधि व लोकानो समझौते के विरुद्ध था। नंबर 4, उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलीन कर दिया तथा चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ उसके इन कार्यों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। नंबर 5, स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर ने जनरल फ्रैंको को पूरा समर्थन प्रदान किया। नंबर 6, हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका को तैयार कर दिया। इस प्रकार राष्ट्र संघ हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को रोकने में सफल नहीं हुआ। संघ का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना था, किंतु वो युद्ध नहीं रोक सका और विश्व को मात्र 20 वर्ष की अल्पावधि के पश्चात पुनः एक नवीन युद्ध का दृश्य देखना पड़ा। राष्ट्र संघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ अथवा नहीं, ये एक जटिल प्रश्न है। यदि हम राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन उन आशाओं व आकांक्षाओं के आधार पर करें जो इसकी स्थापना में निहित थी, तो यह निसंकोच कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ अपने आधारभूत उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रहा। इस संगठन का मूल उद्देश्य युद्ध को रोकना तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना करना था, किंतु राष्ट्र संघ न तो युद्ध को रोक सका और न भविष्य में विश्व शांति बनाए रखने में सफल हो सका। ये राष्ट्र संघ की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता थी। दूसरी तरफ यदि हम उपलब्धियों के तुलनात्मक स्तर के आधार पर इस संस्था के कार्यों का मूल्यांकन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ ने पूर्ववर्ती संस्थाओं व संगठन की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। इसे विभिन्न राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने तथा राजनीतिक विवादों को हल करने का पूरा प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याण के क्षेत्र में भी राष्ट्र संघ के कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। राष्ट्र संघ की असफलता के कारण। राष्ट्र संघ की असफलता के मुख्य कारण इस प्रकार से थे। पेरिस की संधि से संबंध। राष्ट्र संघ का गठन पेरिस की संधि के समय किया गया था। इस संगठन को पेरिस की संधि का अभिन्न अंग बना दिया गया। चूंकि इस संधि की धाराएं पराजित देशों के लिए अत्यंत कठोर व अपमानजनक थीं, इसलिए वे संधि से तथा राष्ट्र संघ से घृणा करने लगे। प्रारंभ में पराजित देशों को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया, इसलिए वे इसे विजेता देशों का संगठन मानते थे।
वे इसे एक ऐसा यंत्र मानते थे जिसके द्वारा मित्र राष्ट्र वर्साई संधि तथा अन्य संधियों की अनुचित व्यवस्थाओं को पराजित देशों पर बलपूर्वक लागू कर सकते थे। इस प्रकार राष्ट्र संघ के प्रति पराजित देशों में कोई सहानुभूति नहीं थी। इसका गठन शत्रुता व कटुता के वातावरण में किया गया, किंतु राष्ट्र संघ के संविधान को पेरिस की संधि का अभिन्न अंग बना दिया गया था। इसलिए इस संधि के निर्णयों को सही ढंग से क्रियान्वित करना राष्ट्र संघ का कर्तव्य था। पृष्ठ 130। यही कारण है कि ये संस्था पराजित देशों का समर्थन और विश्वास प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। अमेरिका की अनुपस्थिति। अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन राष्ट्र संघ का संस्थापक था, किंतु ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि अमेरिका की सीनेट ने विल्सन की योजना को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। ये संघ का दुर्भाग्य था कि संस्थापक देश इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सका। इस प्रकार राष्ट्र संघ नई दुनिया के सहयोग से वंचित रह गया। अमेरिका की अनुपस्थिति से अन्य देशों को संघ की सदस्यता से त्यागपत्र देने की प्रेरणा मिली। अमेरिका के सहयोग के अभाव के कारण राष्ट्र संघ आर्थिक प्रतिबंध के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू कराने में सफल नहीं हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अमेरिका और इंग्लैंड ने फ्रांस की सुरक्षा की गारंटी ली थी, किंतु अमेरिका के हट जाने से उस गारंटी का कोई मूल्य नहीं रहा। ये निश्चित है कि यदि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य होता तो इटली, जापान, रूस व जर्मनी की आक्रामक नीतियों को प्रभावपूर्ण तरीके से रोका जा सकता था। इस प्रकार अमेरिका की अनुपस्थिति राष्ट्र संघ की असफलता का मुख्य कारण बनी। यूरोपीय देशों का स्वार्थी दृष्टिकोण। राष्ट्र संघ की सफलता इसके सदस्य राष्ट्रों के पूर्ण सहयोग, पारस्परिक विश्वास एवं निस्वार्थ भावना पर निर्भर थी, किंतु इसके विपरीत उन देशों ने प्रारंभ से ही संघ के संविधान का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व तथा राष्ट्र संघ के हितों की अपेक्षा अपने निजी स्वार्थों को अधिक बल दिया। राष्ट्र संघ के अस्तित्व की रक्षा के लिए उसका कोई सदस्य अपने स्वार्थों का बलिदान करने को तैयार नहीं था। सदस्यों के स्वार्थी एवं असहयोग युक्त दृष्टिकोण के कारण अनेक बार संघ की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। संविधान में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्र संघ के निर्णयों को स्वीकार न करने वाले तथा संविधान का उल्लंघन करने वाले देश पर आर्थिक प्रतिबंध कठोरता से लगाए जाएंगे। उस देश को आक्रांता घोषित कर दिया जाएगा तथा अन्य सदस्य राष्ट्र ऐसे देश के साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त कर देंगे। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्र संघ अपने सदस्य राज्यों के सैनिक सहयोग से आक्रांता देश की अनुचित कार्रवाई को रोकने का प्रयास करेगा, किंतु राष्ट्र संघ का ये दुर्भाग्य था कि यूरोपीय शक्तियों के परस्पर सहयोग एवं विश्वास के अभाव में तथा उनके निजी स्वार्थों में लिप्त रहने के कारण राष्ट्र संघ उपयुक्त व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप अन्य देशों की दृष्टि में इस संस्था तथा इसके संविधान का महत्व समाप्त हो गया। सार्वभौमिक शक्ति का अभाव। राष्ट्र संघ की असफलता का सर्व प्रमुख कारण इस संस्था में सार्वभौमिक शक्ति का अभाव था। इसे विश्व की महान शक्तियों का सम्मिलित सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ। अमेरिका राष्ट्र संघ का संस्थापक था, किंतु उसने इसकी सदस्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा अन्य पराजित देशों को इसकी सदस्यता से वंचित रखा गया। साम्यवादी आंदोलन के कारण रूस ने राष्ट्र संघ के प्रति तटस्थता की नीति को अपनाया। मित्र राष्ट्र रूस से घृणा करते थे, जबकि रूस राष्ट्र संघ से घृणा करता था और उसे पूंजीवाद के संरक्षकों का संगठन मानता था। यद्यपि सन 1934 में रूस को राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया गया, किंतु शीघ्र ही फिनलैंड के विरुद्ध उसकी आक्रामक गतिविधियों के कारण उसे सन 1939 में इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार जर्मनी को सन 1926 में राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया, किंतु उसने भी सन 1933 में त्यागपत्र दे दिया। इसी वर्ष जापान भी राष्ट्र संघ से अलग हो गया। सन 1936 में इटली ने भी जर्मनी व जापान की नीति का समर्थन करते हुए राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार राष्ट्र संघ को विश्व की महान शक्तियों का वांछित व सामूहिक सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस संस्था के आलोचकों ने इसे विजित देशों का संगठन, संतुष्ट राष्ट्रों का संगठन आदि नामों से पुकारा है। पृष्ठ 131। निशस्त्रीकरण के प्रयास में राष्ट्र संघ की असफलता। युद्ध के खतरे को रोकने तथा शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाया था। संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अपने सैनिक शक्ति को निम्नतम बिंदु तक कम करने का प्रयास करेंगे, किंतु निम्नतम बिंदु से स्पष्ट व्याख्या न होने से जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे राष्ट्रों ने इस शब्द का गलत अर्थ निकाला। वास्तविकता ये थी कि महान शक्तियां
अपनी सैनिक शक्ति को किसी स्थिति में कम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके हृदय में परस्पर अविश्वास की भावना व्याप्त थी। राष्ट्र संघ का कोई सदस्य देश निशस्त्रीकरण की दिशा में निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं करना चाहता था, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण की होड़ को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। इस विषय में फरवरी 1932 में जिनेवा में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किंतु जर्मनी व फ्रांस में परस्पर मतभेदों के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसके अतिरिक्त जल शक्ति के विषय में राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सन 1921-1922 में वाशिंगटन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विश्व की 5 शक्तियों के मध्य जल सेना का अनुपात निश्चित कर दिया गया, किंतु अमेरिका व इंग्लैंड की असहमति के कारण ये सम्मेलन भी असफल हो गया। इस प्रकार निशस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्र संघ के सभी प्रयास बुरी तरह से असफल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव। राष्ट्र संघ के पास अपनी ऐसी कोई सेना नहीं थी जिसका प्रयोग वो आक्रांता तथा संविधान का उल्लंघन करने वाले देशों के विरुद्ध कर सकता। ये संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों में सेना उपलब्ध कराने की प्रार्थना कर सकता था। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना अथवा न करना सदस्य राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर था। उनके द्वारा संघ की प्रार्थना को अस्वीकार करने की स्थिति में राष्ट्र संघ उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। राष्ट्र संघ की इस असहाय व दयनीय स्थिति की समीक्षा करते हुए पेरिस के एक समाचार पत्र ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्र संघ एक ऐसा कुत्ता है जो केवल भौंक सकता है किंतु काट नहीं सकता। राष्ट्रीयता की भावना का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारणों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना सर्वप्रमुख थी। विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी इस भावना का पूरी तरह अंत नहीं हुआ और आवश्यकता पड़ने पर यूरोपीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सरकारों ने अपने अपने देशों को महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति बनाने का संकल्प किया तथा राष्ट्र संघ की सार्वभौमिकता व सर्वोच्चता को कभी स्वीकार नहीं किया। कोई भी देश राष्ट्रीयता को त्याग कर विश्व बंधुत्व व समानता के लिए कार्य करने को तत्पर नहीं था। ऐसी स्थिति में राष्ट्र संघ का सही ढंग से कार्य करना असंभव हो गया। पृष्ठ 132। बड़ी शक्तियों के परस्पर विरोधी विचार। यद्यपि महान शक्तियों ने राष्ट्र संघ के संविधान को स्वीकार किया था तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाने एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए समझौते का पालन करने का वचन दिया था, तथापि राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा कार्यों के विषय में उन बड़े देशों में तीव्र वैचारिक मतभेद था। फ्रांस राष्ट्र संघ को वर्साय संधि का संरक्षण मानता था। वो चाहता था कि राष्ट्र संघ इस प्रकार के कार्य करे कि जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाए। इसलिए अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण के समय अपने स्वार्थवश फ्रांस ने राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना करके इटली के अनुचित कार्य का समर्थन किया। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपने व्यापारिक व औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए जर्मनी के प्रति उदार नीति का पालन किया। रूस राष्ट्र संघ को पूंजीवाद का संरक्षक मानता था। इस प्रकार राष्ट्र संघ के संबंध में बड़ी शक्तियों के विचार परस्पर विरोधी थे। बड़े देश राष्ट्र संघ का प्रयोग अपने अपने स्वार्थों के अनुसार करना चाहते थे। तानाशाही का उदय। यूरोप के कुछ देशों में तानाशाही की भावना के उदय व विकास ने राष्ट्र संघ जैसी महान व विश्व स्तरीय संस्था के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1930 के पश्चात जर्मनी, इटली और स्पेन में क्रमशः हिटलर, मुसोलिनी और जनरल फ्रैंको नामक तानाशाहों का उदय हुआ। जापान में भी सैनिकवाद व तानाशाही की भावना विकसित हो चुकी थी। इन तानाशाहों ने समस्याओं को पारस्परिक बातचीत के द्वारा हल करने की अपेक्षा सैनिक शक्ति के प्रदर्शन पर अधिक बल दिया। वे राष्ट्र संघ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इस संगठन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर सैनिक बल के द्वारा छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षी नीति के कारण राष्ट्र संघ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया। उन्होंने सन 1936-1937 में रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का गठन किया, जो इटली, जर्मनी व जापान 3 शक्तियों का एक सैनिक संगठन था। इस प्रकार तानाशाही का उदय राष्ट्र संघ के पतन का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इस संगठन के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, राजनीतिक, सामाजिक एवं जन कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्र संघ की उपलब्धियों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 3, राष्ट्र संघ की असफलताएं क्या थीं? उनकी असफलता के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत असेंबली अथवा सचिवालय के गठन की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, यूनान और बल्गेरिया के विवाद को हल करने में राष्ट्र संघ ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की थी? प्रश्न 3, इटली द्वारा अलिसीनिया पर अधिकार करने के प्रश्न पर राष्ट्र संघ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 4, यूरोपीय देशों का स्वार्थी दृष्टिकोण राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण था, समझाइए। पृष्ठ 133। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्रसंघ के संविधान में कुल कितनी धाराएं थी? 1, 20, नंबर 2, 26, नंबर 3, 70, नंबर 4, 80। सही उत्तर है नंबर 2, 26। प्रश्न 2, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे देना चाहिए? नंबर 1, क्लीमेशो, नंबर 2, कैसर विलियम द्वितीय, नंबर 3, बिस्मार्क, नंबर 4, विल्सन। सही उत्तर है नंबर 4, विल्सन। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा बिंदु राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य से संबंधित नहीं था? नंबर 1, युद्ध की संभावना को समाप्त करना, नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, नंबर 3, युद्ध होने पर किसी एक पक्ष को सैनिक सहयोग देना, नंबर 4, कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 3, युद्ध होने पर किसी एक पक्ष को सैनिक सहयोग देना। प्रश्न 4, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नंबर 1, न्यूयॉर्क, नंबर 2, जिनेवा, नंबर 3, वियना, नंबर 4, लंदन। सही उत्तर है नंबर 2, जिनेवा। प्रश्न 5, राष्ट्रसंघ के प्रयासों से सार प्रदेश जर्मनी को कब वापस किया था? नंबर 1, 1920 ईस्वी, नंबर 2, 1930 ईस्वी, नंबर 3, 1935 ईस्वी, नंबर 4, 1937 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 3, 1935 ईस्वी। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा राष्ट्रसंघ से संबंधित नहीं है? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, नंबर 4, सभी संबंधित हैं। सही उत्तर है नंबर 4, सभी संबंधित हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, ये सभी राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं हैं। प्रश्न 7, पेरू राज्य कहाँ स्थित था? नंबर 1, इंग्लैंड, नंबर 2, रूस, नंबर 3, दक्षिणी अमेरिका, नंबर 4, जर्मनी। सही उत्तर है नंबर 3, दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न 8, जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था? नंबर 1, 1930 ईस्वी, नंबर 2, 1933 ईस्वी, नंबर 3, 1925 ईस्वी, नंबर 4, 1934 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 2, 1933 ईस्वी। प्रश्न 9, स्पेन के गृह युद्ध में जनरल फ्रैंको की सहायता किसने की थी? नंबर 1, हिटलर, नंबर 2, मुसोलिनी, नंबर 3, हिटलर व मुसोलिनी दोनों, नंबर 4, दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 3, हिटलर व मुसोलिनी दोनों। प्रश्न 10, अबिसिनिया पर इटली का पूर्ण अधिकार कब हुआ था? नंबर 1, 1936 ईस्वी, नंबर 2, 1933 ईस्वी, नंबर 3, 1935 ईस्वी, नंबर 4, 1939 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 1, 1936 ईस्वी। पृष्ठ 134।